गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने सिलेबस का प्रथम पेपर का प्रथम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है ब्रिटेन का संविधान, विकास, महत्व और विशेषताएं। सामान्य व्यक्ति जिस देश को इंग्लैंड, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। यद्यपि नाम में वेल्स और स्कॉटलैंड का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें वेल्स और स्कॉटलैंड के प्रदेश भी सम्मिलित हैं। किसी समय ये पृथक पृथक राज्य थे, किंतु वर्तमान समय में ये ब्रिटेन के ही अंग हैं। ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है। इसका क्षेत्रफल 2,44,000 किलोमीटर है और जनसंख्या 6,50,00,000 से कुछ अधिक है। ब्रिटेन के इस लघु आकार ने इसे एक सुसंगठित इकाई का रूप प्रदान कर ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था को सफल बनाया है। आइए अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश संविधान का विकास कैसे हुआ। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। इसने 1400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है और अब भी यह विकास में है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान के इतिहास को हम 6 युगों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, एंग्लो सैक्सन काल, जिसको हम सीमित राजतंत्र की स्थापना के रूप में जानते हैं। संवैधानिक विकास का प्रारंभ एंग्लो सैक्सन काल से समझा जाता है। इस काल में स्थापित की गई संस्थाओं में प्रमुख दो हैं: नियंत्रित राजपथ और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। एंग्लो सैक्सन का राजा की शक्तियाँ सीमित नहीं होती थी और उस समय विट्जेनमोट का नियंत्रण होता था। ब्रिटेन में स्वयंभू राजा द्वारा प्रभावशाली सामंतों, सरदारों और भीष्मों आदि को सम्मिलित किया जाता था इस विट्जेनमोट में। अब दूसरा काल नॉर्मन एक्जीवन काल, जिसे हम राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय मानते हैं। एंग्लो सैक्सन काल की शासन व्यवस्था स्थानीय आधार पर संगठित किंतु राष्ट्रीय आधार पर निर्बल थी। कठोर और केंद्रीकृत शासन स्थापित करने का कार्य नॉर्मन राजा विलियम के द्वारा ही किया गया। विलियम ने निरंकुशता के मार्ग की बाधा समझकर विट्जेनमोट को समाप्त कर दिया, किंतु राजा का अधिकार क्षेत्र कार्य इतने बढ़ गए कि नीति निर्धारण और शासन में राजा की सहायता के लिए दो संस्थाओं, महान परिषद और क्यूरिया रेजिस का उदय हुआ और मैग्नम कॉन्सिलियम विट्जेनमोट की ही स्थापना थी। क्यूरिया रेजिस अपेक्षाकृत छोटी थी लेकिन अधिक प्रभावशाली थी। क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल और प्रिवी काउंसिल से ही कैबिनेट का विकास हुआ। तीसरा काल प्लैंटेगनेट और लंकास्ट्रियन वैधानिक संस्थाओं के उदय का काल माना जाता है। इस काल के अंदर हेनरी प्रथम के द्वारा सुधार किए गए। शासन कार्य में कुशलता के लिए क्यूरिया रेजिस के प्रशासन और न्याय संबंधी कार्यों में विभाजन कर प्रिवी काउंसिल और एक्सचेंजर के रूप में संस्थाएं हो गई। इसी काल में सम्राट जॉन को जनता से कर के रूप में बहुत अधिक धनराशि एकत्रित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया और इस प्रकार प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं देने का सिद्धांत उदय हुआ। ऐतिहासिक 1119 में जॉन इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा और सामंतों ने इस अयोग्य, अदूरदर्शी, अत्याचारी शासक के अत्याचारों से दुखी होकर उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 15 जून 1215 को रेनीमेड नामक स्थान में उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। यह अधिकार पत्र ही मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के नाम से विख्यात है। इसे ब्रिटेन के वैधानिक इतिहास में एक महान सीमा चिन्ह माना जाता है। मैग्ना कार्टा ने सामंत वर्ग को जो अधिकार प्रदान किए थे, वे धीरे धीरे सामान्य जनता को भी प्राप्त हो गए। इस प्रकार मैग्ना कार्टा ने राजा की निरंकुशता का अंत कर मर्यादित राजतंत्र और विधि के शासन की स्थापना की और यह सामान्य जनता की स्वतंत्रता और अधिकार का मूल आधार बन गया। पार्लियामेंट का उदय, इस काल में ही पार्लियामेंट का भी उदय हुआ। 1262 ईस्वी में साइमन डी मॉन्टफोर्ड ने पार्लियामेंट की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन पार्लियामेंट का उदय 1295 ईस्वी से माना जाता है, जब सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्ताव पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पादरियों और सामंतों के अतिरिक्त नगरों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया। इस बैठक को ही मॉडल पार्लियामेंट कहा जाता है। ट्यूडर काल, जिसे पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना, इस काल के जो राजा थे ट्यूडर सम्राट बहुत ही अधिक शक्तिशाली, योग्य थे। उन्होंने सामंतों को नियंत्रित कर स्वेच्छाचारी शासकों की भांति कार्य किया, लेकिन जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए शासन भी किया। इस काल की एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई।
इसके पश्चात स्टुअर्ट काल आया। इसमें निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के पक्षों में संघर्ष और लोकतंत्र की आधारशिला की स्थापना हुई। और महारानी एलिजाबेथ का कोई पुत्र या निकट संबंधी न होने का कारण उनकी मृत्यु के बाद 1630 ईस्वी में इंग्लैंड का सिंहासन स्कॉटलैंड के राजा जेम्स प्रथम के हाथ में आ गया। जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद 1625 में उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने संसद की उपेक्षा और मनमानी आरंभ कर दी तथा राजा के दैवीय अधिकारों तथा विशेषाधिकारों पर बल देना प्रारंभ किया। ऐसी स्थिति में उसका संसद से झगड़ा हुआ और 1628 ईस्वी में संसद चार्ल्स प्रथम से अधिकार याचना पत्र को मनवाने में सफल हुई, जिससे राजा की शक्तियों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लग गए। संसद के दबाव में चार्ल्स प्रथम ने अधिकार याचना पत्र को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, किंतु अपने वचन को निभाया नहीं। तब संसद ने इसका विरोध कर दिया और सम्राट ने संसद को भंग कर दिया। 11 वर्ष तक संसद के बिना ही शासन किया गया। संसदीय नेताओं ने सम्राट की इस निरंकुशता का विरोध किया और इन दोनों पक्षों में 1642 से 1645 तक गृह युद्ध चल गया। इस गृह युद्ध में संसदीय नेताओं की जीत हुई और सम्राट चार्ल्स पर मुकदमा चलाकर 1649 में उन्हें मृत्युदंड दिया गया। 1649 में ही इंग्लैंड में राजतंत्र तथा लॉर्ड सभा का अंत कर क्रामवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई। इस समय इंग्लैंड में एक लिखित संविधान भी अपनाया गया। 3 सितंबर 1658 को क्रामवेल की मृत्यु हो गई। गणतंत्र और लिखित संविधान ब्रिटिश निवासियों के स्वभाव के अनुकूल नहीं थे, अतः क्रामवेल की मृत्यु के साथ ही इनका अंत हो गया। 1660 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय की गद्दी पर बिठाया गया। 1685 ईस्वी तक राज्य किया। प्रिवी काउंसिल अब एक बड़ी संस्था हो गई, इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने 1667 ईस्वी से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू कर दिया, जिसे कबाल कहा जाने लगा। इसी से बाद में कैबिनेट का उदय हुआ। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में 1679 में हैबियस कार्पस एक्ट भी पारित किया गया, जिसमें व्यवस्था की गई कि बिना अभियोग चलाए किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। 1685 में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसने केवल 3 वर्ष ही राज्य किया। उसने संसद की अनुमति के बिना कानून रद्द करने का अधिकार धारण कर लिया। इसने संसदीय नेता बहुत अप्रसन्न हुए। जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने हेतु उन्होंने ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय और इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। विलियम तृतीय ने एक विशाल सेना के साथ इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया। जब जेम्स द्वितीय ने देखा कि सभी पक्षों ने उसका साथ छोड़ दिया है, तो वह फ्रांस भाग गया। इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के ही वांछित परिवर्तन हो गया। इसे ही इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इस घटना चक्र से राजा या शासन की निरंकुशता पर रोक लगी और संसदीय प्रभुसत्ता की स्थिति का प्रारंभ हुआ। यह क्रांतिकारी परिवर्तन बिना रक्तपात के हुआ, इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही 1689 का बिल ऑफ राइट्स जो है वह गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम व मैरी को ब्रिटेन का सम्मिलित शासक बनाया गया। इस अवसर पर संसद सम्राट से अधिकार पत्र मनवाने में सफल हो गई, जिसमें अधिक से अधिक अधिकार आम जनता को दिए जाने की बात कही गई। हैनोवर काल के अंतर्गत संसदीय जनतंत्र का विकास हुआ। राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन हुआ। मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास हुआ। लोक सदन का लोकतांत्रिकरण हुआ और लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियों का पतन हुआ। इस प्रकार 1400 वर्षों के संवैधानिक विकास के आधार पर ब्रिटेन ने अपनी संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति को प्राप्त किया। ब्रिटेन के इस संवैधानिक विकास की मुख्य विशेषता यह है कि यह स्थिर गति और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और इस संवैधानिक विकास की दिशा कुछ बाधाओं और रुकावटों के बावजूद राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर प्रयाण करती रही। इस प्रकार हम ब्रिटिश संविधान के अध्ययन के महत्व की ओर अगर इंगित करें तो इसके कुछ मूलभूत महत्व बिंदु हमारे सामने आते हैं। इसमें पहला है यह प्राचीनतम संविधान है। दूसरा है यह लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण है। तीसरा यह एकमात्र अलिखित संविधान है। इसका निरंतर विकास होता रहा है। स्वतंत्रता का प्रतीक है। विश्वव्यापी प्रभाव है। और इस प्रकार भारत के लिए भी मुनरो के शब्दों में ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। अन्य देशों के विधानमंडलों की चाहे कोई भी संज्ञा क्यों न हो, इसका उद्गम स्रोत एक ही है। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन सामान्यतः तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु भारतीय व्यक्तियों विशेषता भारतीय विद्यार्थियों के लिए इसका अध्ययन का विशेष महत्व है। ब्रिटिश विचारों और राजनीतिक संस्थाओं से प्रभावित होकर हमारे द्वारा संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है।
किंतु संसदीय प्रजातंत्र की सफलता के लिए अभी हमें ब्रिटेन से बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस प्रकार हम ब्रिटेन के संविधान के विकास के बारे में जो हमारे सामने जानकारी आती है वह निश्चित ही हमें एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ अनुशासन, सहिष्णुता और विवेकशीलता, उदारता और जागरूकता के चारित्रिक गुणों को इंगित करती है। धन्यवाद।